एक और चीज वाज़ेह तौर पे आपको भी नजर आई और बहुत ही इनकरेजिंग है ये चीज, वो ये है कि बहुत से बच्चों ने और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी खास इस पे सराहना चाहिए जो उन्होंने चैलेंज स्टार्ट किया चीप अफोर्डेबल वेंटिलेटर का। बिल्कुल, कोविड बहुत से 19 का जी हमारे जो एचईसी इंजीनियर्स ने थे भी वो किया है। सामने आए, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, आई थिंक दे टुक अ वेरी गुड स्टेप, दे शुड बी प्रेज्ड फॉर दैट, क्योंकि उसकी वजह से जो हमारा हिडन पोटेंशियल है वो सामने आया। मैं ये समझता हूँ और मैंने ये बहुत क्लोजली अपने स्टूडेंट्स के अंदर देखा है कि जब तक उनको आप चैलेंज नहीं करेंगे, आसानियां देते रहेंगे, उनके अंदर से उनका पोटेंशियल बाहर नहीं आता। और चैलेंज करने पे ऐसी ऐसी अमेजिंग आपको आउटपुट नजर आते हैं कि आप हैरान रह जाते हैं कि यार ये बच्चे कितने काबिल हैं। तो यही चीज मेरे ख्याल से एचईसी ने की है, हमारी यूथ को चैलेंज किया है, एंड दे हैव कम अप विद द सॉल्यूशंस। वेंटिलेटर्स एज चीप एज 25,000 रुपीज, 25,000 रुपीज तक का मैंने देखा है कि एक बच्चे ने वेंटिलेटर बनाया हुआ है। अब वो उसकी क्वालिटी क्या है ये अलग बात है, लेकिन प्रिंसिपली इट कुड क्वालिफाई टू बी अ वेंटिलेटर। लेकिन ये कि अगर देखा जाए तो नॉर्मली हमें नजर आता है कि लाख रुपए के आसपास आपको एक रिलायबल वेंटिलेटर अब अवेलेबल है, जो कि अगर आप इंपोर्ट करें तो आपको 40-50 लाख तक का पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी जंप है, बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट है। बट लेकिन यहाँ पे कुछ कैचेस हैं। नंबर वन, अगर हम बात करें कोविड 19 पोस्ट कोविड 19 अपॉर्चुनिटीज की, तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी तो वेंटिलेटर प्रोडक्शन है। तो वो जितने लोग जो कि इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर हैं वो इस डिजाइन को के राइट्स लें, इसको बेहतर बनाएं, इसको प्रोड्यूस करें। पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही कम मकदार है वेंटिलेटर्स की, जो कि तादाद है वेंटिलेटर्स की जो कि हॉस्पिटल मौजूद है। ज्यादातर हॉस्पिटल्स के अंदर या तो वेंटिलेटर है ही नहीं या फिर बहुत कम है, तो उनके पास कैपेसिटी है एब्जॉर्ब करने की, तो उनको मार्केट करें, उनको सेल करें। लेकिन सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही की अपॉर्चुनिटी नहीं है। जब भी कोई चीज मार्केट में आती है तो उससे रिलेटेड पूरी सप्लाई चेन को फायदा होता है, इस तरह मैंने पहले भी कहा। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये वेंटिलेटर्स मार्केट में जाएंगे तो अभी क्योंकि ये इंडस्ट्री इतनी मेच्योर नहीं है, इसके अंदर यकीनन प्रॉब्लम्स आएंगी, रिपेयर मेंटेनेंस की बहुत ही फ्रीक्वेंटली जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि वो सर्विस और रिपेयर कंपनीज जो कि इसमें महारत हासिल करने की, उनके पास अभी एक बहुत बड़ा काम आने वाला है फ्यूचर में। तो वो दे कैन फ्लेक्स देयर मसल्स, दे कैन क्रिएट स्पेशलिस्ट्स ऑफ वेंटिलेटर्स। खासकर बायोमेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो सोच सकते हैं इस फील्ड में आने का। तो मैं ये समझता हूँ कि आगे जाके वेंटिलेटर्स के अंदर ना सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की अपॉर्चुनिटी मौजूद है, बल्कि इसकी रिपेयर मेंटेनेंस और इसकी जो सर्विसिंग की अपॉर्चुनिटी है वो भी काफी बड़ी तादाद में काफी बड़ी मौजूद है, जिसके अंदर आप अपने एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। और फिर आइंदा में भी 5, 6, 7, 8, 10 सालों के अंदर जब ये इंडस्ट्री थोड़ी मेच्योर होगी, बल्कि इससे पहले यकीनन, तो हम एक्सपोर्ट करने के काबिल भी हो सकते हैं। क्योंकि अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर बहुत पॉवर्टी है, बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे अफोर्डेबिलिटी नहीं है महंगे वेंटिलेटर्स की, तो वो हमारी एक बहुत बड़ी मार्केट है। जितनी इमर्जिंग मार्केट्स हैं वो हमारी एक बहुत बड़ी मार्केट है। अब इट्स अप टू आवर मार्केटर्स, जो हमारे बिजनेस स्टूडेंट्स हैं, उनकी मार्केटिंग स्किल्स से डिपेंड करता है कि कितनी तेजी से वो इन मार्केट्स को अप्रोच करते हैं इससे पहले कि और दूसरे लोग पहुंच जाएं। तो बहरहाल वेंटिलेटर से रिलेटेड मेरा ख्याल है कि अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट करती हैं जो कि आइंदा जाके ग्रो होने वाली हैं। इसके अलावा एक चीज जो आपको बहुत ही फ्रीक्वेंटली नजर आ रही है लोगों के हाथों में, वो है ये पोर्टेबल टेम्परेचर सेंसर। ये एक ऐसी चीज है अगेन जो कि पाकिस्तान में नहीं बनती, चाइना से ज्यादातर इंपोर्ट हो रही है। लेकिन ये बहुत ही अफसोस का मुकाम है, और अफसोस का मुकाम इसलिए है क्योंकि एक बहुत ही सिंपल सी गैजेट है। अगर आप किसी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर से पूछें तो वो बोलेगा सर मेरा एक दिन का प्रोजेक्ट है, जो मैं सिंपली एक इंफ्रारेड सेंसर डालूंगा, उसके साथ मैं एक दो रिले लगाऊंगा, उसके साथ एक स्क्रीन लगाऊंगा और मैं थोड़ी सी कोडिंग करूंगा माइक्रो कंट्रोलर की, और मेरे पास ये हैंड हेल्ड टेम्परेचर सेंसर थर्मोमीटर बन जाएगा। तो इसके बनाने में कोई मुश्किल नहीं है। प्रॉब्लम ये आती है कि हम माजी में इस चीज का शिकार होते रहे हैं कि जब भी हम कोई चीज बनाते हैं तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग हमें चाइना के मुकाबले में महंगी पड़ रही होती है, और इसकी वजह से हमारी बहुत सी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तबाह हुई है। लेकिन एक गुड न्यूज ये है कि अब चाइना की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इतनी सस्ती नहीं है, वो महंगी होती जा रही है। और अब ज्यादातर जो मुल्क उसकी चाइना की तरफ जा रहे हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो इस वजह से नहीं जा रहे कि वो चीप है, बल्कि वो इस वजह से जा रहे हैं कि उनके पास स्किल्ड लेबर बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो स्किल्ड लेबर है वो उस लेवल की नहीं है, ना तो उनकी तादाद बहुत ज्यादा है, ना ही उनका स्किल बहुत अच्छा है। तो इस हवाले से वोकेशनल ट्रेनिंग पे हमें बहुत काम की जरूरत है। लेकिन दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। यहाँ भी जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स अगर थोड़ी सी मेहनत करें तो ये इंफ्रारेड टेम्परेचर थर्मोमीटर्स लोकली प्रोड्यूस कर सकते हैं, और प्रोड्यूस करने के बाद इसकी जो केसिंग है, असल जो चीज है ना जिससे चीज अट्रैक्टिव बनती है वो इसकी केसिंग है। इस पैकेजिंग केसिंग की बिल्कुल। पैकेजिंग और केसिंग है, ये केसिंग है। आई एम ऑल्सो इन द आईटी इंडस्ट्री, तो मैं आजकल स्मार्ट सॉल्यूशंस के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा मार्केट एक्सप्लोर कर रहा हूँ आजकल अपने कुछ गैजेट्स बनाने के लिए। गैजेट तो बन गया है, उसका जो ढांचा, वो जो अंडर ढांचा है वो तो बन गया है,
लेकिन जब इसके बाहर की चीज बनाने की बात आती है तो उसमें आपकी एक बहुत बड़ी कॉस्ट आती है, क्योंकि आपको ये पूरी प्लास्टिक डाई वगैरह बनानी पड़ेगी। तो अभी जो मुझे तकरीबन एस्टिमेट मिल रहा है वो 3-3.5 लाख का मिल रहा है सिर्फ एक डाई बनाने का, जिससे ये चीज प्रोड्यूस हो सकेगी। तो सिर्फ ये एक मेजर थोड़ा सा खर्चा है। लेकिन ये जो आपको सामने तस्वीर में नजर आ रहा है हैंड हेल्ड थर्मोमीटर, इसकी अगर आप एक बार डाई बनवा लें 3-3.5-4 लाख के अंदर, तो इसकी मार्केट बहुत बड़ी है, ट्रस्ट में। खास तौर से दो मार्केट मुझे नजर आती है। नंबर वन एविएशन। सर मैंने कहा आइंदा 4-5-6 सालों तक इसकी डिमांड कहीं नहीं जाने वाली, ये होगी लाजमी। और जब ये चीज मार्केट में आएगी तो ये खराब भी होगी, रिप्लेस भी होगी, रिपेयर भी होनी होगी। तो वो जो एक सप्लाई चेन रिलेटेड इसके रिपेयर मेंटेनेंस वो तो ही है, लेकिन इसकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, इसकी डिजाइन के अंदर बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मौजूद है। तो मैं जितने मेरे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स हैं जो कि अभी या तो अटेंड करें या बाद में करेंगे, मैं उनको हाईली इंकरेज करता हूँ कि इसके डिजाइन प्रोड्यूस करें, बिजनेस मॉडल बनाएं, जाके पिच करें। हमारे एनआईसीज मौजूद हैं, इंक्यूबेशन सेंटर्स मौजूद हैं, वहां पे आपको अच्छे लोग बैठे हुए हैं। एनआईसी कराची के अंदर असफर साहब हैं, शाहजहां साहब हैं, हमारे रिजवान साहब जो बैठे हैं, इनसे आप रब्ता करें। माशाल्लाह पीआर बहुत अच्छी है इनकी, ये आपको कनेक्ट करवा देंगे इन्वेस्टर से। तो इसके अंदर मेरा ये ख्याल है कि आने वाला मार्केट साइज बहुत बड़ा है और इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कोई बहुत ज्यादा नहीं है। इसको आप लोकली बहुत आराम से बना सकते हैं और आगे सेल कर सकते हैं। इसी तरह से एक दो इक्विपमेंट्स और। अभी मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था आईएमएफ के जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं उनका, तो उन्होंने कहा कि कोई 100 से ज्यादा कंट्रीज हैं जिन्होंने हमसे कांटेक्ट किया है बेल आउट पैकेजेस के लिए, 100 से ज्यादा। उन्होंने कहा कि हमारा $1 ट्रिलियन से ज्यादा का बजट है, तो हम सबको केटर कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे हमको एक चीज समझ लेनी चाहिए, वो ये कि हमने देखा है कि जब भी आईएमएफ का बेल आउट पैकेज आता है तो उसके साथ कुछ आईएमएफ की शराइत भी आती हैं। और जब आईएमएफ की शराइत आती हैं तो उन शराइत से रिलेटेड जितनी इंडस्ट्रीज हैं वो प्रॉस्पर करती हैं। फॉर एग्जाम्पल छोटी सी मैं मिसाल देता हूं कि माजी में ऐसा होता रहा है कि हेलमेट की जो पाबंदी थी मोटरसाइकिल चलाने वालों के लिए वो रिलैक्स हो जाती थी, लेकिन जैसे ही वो पाबंदी लगती थी फौरन अचानक वो मार्केट खड़ी हो जाती थी और धड़ाधड़ हेलमेट फरोख्त होना शुरू हो जाते थे। बल्कि कुछ लोग मजाकन ये भी कहते हैं कि यार वो मिनिस्ट्री के अंदर कोई बैठा है, उसने कोई कंटेनर मंगवाया चाइना से हेलमेट्स का, वो उसको निकालना चाहता है तो उसने पाबंदी लगवा दी, तो अब धड़ाधड़ लोग खरीदना शुरू हो गए। तो ये हो रहा है। और जब आईएमएफ पाबंदियां लेके आएगी तो उससे रिलेटेड जितनी इंडस्ट्री वो प्रॉस्पर करेगी। और मैं ये समझता हूँ कि जब आईएमएफ आएगी, इन बेल आउट पैकेजेस देगी इन 100 ममालिक को, तो यकीनन वो हेल्थ केयर के ऊपर फोकस करेगी। और जब वो हेल्थ केयर पे फोकस करेगी तो उससे रिलेटेड जितनी इंडस्ट्री है वो प्रॉस्पर करेगी। खास तौर से जो आने वाला वक्त है वो टेली मेडिसिन का है, जो टेली डायग्नोसिस का है। तो टेली मेडिसिन और टेली डायग्नोसिस से रिलेटेड जितनी इक्विपमेंट है उसकी डिमांड बढ़ने वाली है। यहाँ पे अगेन मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स को जो हो इंकरेज करूंगा कि आईओटी से रिलेटेड बायोमेडिकल, बल्कि मैं भी जो आईओटी के अंदर मेरा अगला जो प्रोजेक्ट है इंशाल्लाह द कंपनी दैट आई रन, वो रिमोट आपका आईओटी बेस्ड स्टेथोस्कोप है। दैट इज व्हाट आई प्लान टू इन्वेस्ट ऑन। तो अभी अगेन पाकिस्तान में प्रोड्यूस नहीं हो रहा, मेरा ये प्लान है कि मैं लो कॉस्ट इंडिजिनसली प्रोड्यूस, हो सकता है खूबसूरत ना हो देखने में बहुत, लेकिन काम करेगा, वो प्रोड्यूस करूंगा इंशाल्लाह और इसको मार्केट के अंदर ऑफिस अवेलेबल करूंगा, ताकि एक तो ये कि इंडिजिनसली प्रोड्यूस हो, लोकल मार्केट को सपोर्ट मिले, और दूसरा ये कि एक सस्ती चीज मार्केट में अवेलेबल हो और टेलीमेडिसिन वाले जितने लोग हैं उनको उससे फायदा हासिल हो। तो अभी भी बहुत से टेलीमेडिसिन के स्टार्टअप्स हैं, ख्याल से जो सारे फहरिस्त है वो सेहत कहानी है, जो कि पहले डॉक्टर्स हुआ करता था, सेहत कहानी डॉक्टर रिफत हैं गालिबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जी डॉक्टर सारा हैं, तो ये रन कर रही हैं और ये आई थिंक दे आर डूइंग एक्सीलेंट वर्क। तो इस किस्म की जो स्टार्टअप्स हैं उनको इससे सपोर्ट मिलेगी। तो आईओटी के अंदर जो लोग मौजूद हैं वो उनसे मेरी गुजारिश होगी, उनको मैं एनकरेज करूंगा हाईली कि वो आगे बढ़ें और इस किस्म के गैजेट्स प्रोड्यूस करें। स्मार्ट होम बहुत हो गया आईओटी के अंदर, मुझे नजर आता है आप जहां जाए लोग स्मार्ट होम के सोल्यूशन ही दे रहे होते हैं, लेकिन वो एक लग्जरी है, वो सिर्फ शख्स उस वक्त लेगा जब वो प्रॉस्पेरिटी होगी इकोनॉमी के अंदर। अब नजर हमें ये आ रहा है कि क्योंकि इकोनॉमी श्रिंक हो रही है तो लोग हाथ खींचेंगे। तो इस किस्म की जो चीजें हैं, खासतौर से मैंने आईएमएफ की शराइत वाली बात की, तो ये प्रॉस्पर करनी है, तो कोशिश करें कि आईओटी के अंदर टेलीमेडिसिन के अंदर इन्वेस्ट करें और उसकी जो गैजेट्स हैं उनको लोकली प्रोड्यूस करें, बजाय ऐसे कि आप इंपोर्ट करें। इंपोर्ट इंडस्ट्री प्रॉस्पर करेगी, बहुत से इंपोर्टर्स बैठे हैं, वो लाजमी तौर पे इस बार जो है वो शुरू कर चुके हैं ये काम, लेकिन ये कि जो लोकल इंजीनियर्स हैं और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, मैं उन्हें हाईली इंकरेज करूंगा कि वो इसमें इन्वेस्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नजम साहब जी, एक छोटा सा मैं सवाल पूछ लेता हूँ। ये सारी बातें मैंने सुनी है, मुझे बताइए कि जो सर्विसेज इंडस्ट्री है, जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, वो कैसे इसको फेस करे इसको ना, क्योंकि देखिए प्रोडक्ट बेचना आसान है, कोई भी कोई प्रोडक्ट बेच रहा है मार्केट पे, वो ये ऑनलाइन बेच सकता है, लेकिन सर्विस जो है ना वो उनके लिए बड़ा मसला इस वक्त। तो थोड़ा सा बिल्कुल सही बात है। अब मैं इसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट और बना दूं आबिद साहब, आप ही की बात पे बिल्ड करके, कि मार्garet थैचर के बारे में कहा जाता है कि शी वाज द आयरन लेडी।
और उनके सर ये सेहरा माना जाता है कि उन्होंने यूके को ब्लू कॉलर से व्हाइट कॉलर इकोनॉमी में कन्वर्ट कर दिया था। यानी कि पहले यूके के अंदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत ज्यादा थी, लेकिन उन्होंने फाइनेंशियल इंडस्ट्री को प्रॉस्पर किया, वहां पे व्हाइट कॉलर जॉब ज्यादा प्रोड्यूस की, और ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग जो थी वो चाइना शिफ्ट हो गई। अगर यूरोप की बात करें तो जर्मनी के अंदर बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने प्रॉस्पर किया। हुआ ये कि जब ये ग्रेट रिसेशन आया 2007-8-9 के अंदर, तो सबसे ज्यादा हिट जो है वो यूके हुआ, क्योंकि उन्होंने सर्विस इंडस्ट्री के अंदर कन्वर्ट कर दिया था। सर्विस इंडस्ट्री रिसेशन के अंदर बहुत बुरी तरह हिट होती है, ये चीज एक नोन फैक्ट है। अच्छा, अब इससे निकला कैसे जाए, तो अभी मेरी जो नेक्स्ट स्लाइड थी वो भी इससे रिलेटेड थी, लेकिन एक चीज जो और मुझे नजर आती है कि सर्विसेज के अंदर आपको इस वक्त कुछ अरसे तक, मेरा ये अंदाजा है कि बहुत ज्यादा स्कोप आपको भी नजर नहीं आएगा। कुछ एक दो फील्ड्स हैं जिनका मैं भी जिक्र कर दूं कि उसमें शायद आपको कुछ फायदा हो जाए। पहली फील्ड तो जो आपको वैक्सीन की सप्लाई चेन की मैं बात कर रहा हूँ, तो जैसे ही ये बनेगी, जैसा मैंने कहा कि सप्लाई चेन की कॉम्प्लिकेशंस इतनी कोई सिंपली नहीं होती, वो इतनी जल्दी फॉर्न जो है वो कोने कोने में दुनिया के नहीं पहुंच जाएगी। यहाँ पे बहुत से एंटरप्रेन्योर्स और बहुत सी छोटी कंपनीज की हेल्प की जरूरत पड़ेगी, जो कि सप्लाई चेन का हिस्सा बन सकें, खास तौर से लॉजिस्टिक्स के अंदर, कि वो एक जगह से लेके स्टोर करके इन्वेंट्री बना के दूसरी जगह डिलीवर कर सकें। अगर इन्वेंट्री नहीं भी बना रहे तो सिंपली आप जो है सर्विसेज दे दें डिलीवरी की। जो ई कॉमर्स की हम बात करते हैं, तो अगेन आबिद साहब, आप ही के सवाल के हिसाब से ये बात जो मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा, तो जो जितनी भी डिलीवरी की सर्विसेज हैं वो अभी भी जो है वो चल रही है, लेकिन आगे जाके और ज्यादा चलने लगी है। क्यों? क्योंकि ई कॉमर्स को कुछ लोग जो अब तक यूज नहीं कर रहे थे, उन्होंने यूज किया है, और मुझे यकीन है कि ई कॉमर्स का मार्केट साइज जो कि अब तक $1 बिलियन तक कोई प्रोक्योरमेंट टच कर रहा है पाकिस्तान का, वो यकीनन अगले 100 साल के अंदर काफी तेजी से बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ई कॉमर्स से रिलेटेड जितनी सर्विसेज है, खासतौर से लॉजिस्टिक्स की, डिलीवरी की, और इससे रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं, सॉफ्टवेयर सर्विसेज जो हैं आपकी, प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट की, वो प्रॉस्पर करेंगी और उनके पास काम आएगा लोकल डोमेस्टिक लोगों की तरफ। कथा कलामी कर रहा हूँ बीच में। जी जी आप। अच्छा, ये चूंकि मैं तकरीबन 30 साल से मैं लॉजिस्टिक पे काम कर रहा हूँ, जी जी, ठीक है ना, मेरी अपनी लॉजिस्टिक कंपनी चल रही है, और मैं एक कस्टमर लॉयर भी हूँ। लॉयर्स के नाम से मेरी कंपनी है, जो कंसल्टेंसी कंपनी है। अच्छा, अभी चूंकि जो मैं बता रहा हूँ, अभी जो मैं देख रहा हूँ, ये जो अभी हुआ फैली है ना पेंडेमिक, इसके बाद जो है ना आईटी इंडस्ट्री है ना काफी ऊपर जाएगी इंशाल्लाह, जो लग रहा है मुझे। अच्छा, लेकिन मैंने जब देखा था 2012 पे काफी वेबसाइट पाकिस्तान में बनाया था लोगों ने, ये पूछो.com, शायद आपको याद हो, ये सेवरी है या आसानी.com, ये नहीं चल पाई थी उस जमाने में, ठीक है ना। अभी इस टाइप पे अगर कोई जो काम कर रहा है, जो बंदा ये काम कर रहा है, तो उसके लिए आसानी है, क्योंकि मेरी एज इतनी हो चुकी है, मैं तकरीबन 60 हो चुका हूँ मेरी उम्र, तो अभी तो मैं इससे जा नहीं सकता आईटी पे, लेकिन मैं देख रहा हूँ आईटी ऊपर जाएगी। मैं जिंदगी में सर्विस प्रोवाइड की है, कंसल्टेंसी की है, तो उस हिसाब से मैं अपनी चीज को देख रहा हूँ। प्लीज जरा कैरी ऑन कीजिएगा। बिल्कुल जी हाँ, आईटी के अंदर इस वक्त हमें थोड़ी सी शॉक वेव नजर आ रही है। अगर आप इस वक्त आईटी सॉफ्टवेयर हाउसेस को जाके देखें, तो उनमें बहुत से सॉफ्टवेयर हाउसेस ने अपने एम्प्लॉयज की तनख्वाहें आधी कर दी हैं, और उसकी वजह यह है कि उनकी कैश, उनकी जो पेमेंट्स हैं वो फंसी हुई हैं, क्योंकि ज्यादातर उनका काम एक्सपोर्ट का था, एक सर्विस जो डेवलप कंट्रीज थी वहां से उनके पास प्रोजेक्ट्स थे, उन्होंने नंबर 1 पेमेंट्स रोक लिए, नंबर 2 काम भी कम हो गया है, क्योंकि जारी बात है जब 3% वर्ल्ड की इकोनॉमी श्रिंक होगी, यूएसए की 6% श्रिंक होगी, इटली की 8% श्रिंक होगी, तो कुछ ना कुछ इफेक्ट तो आएगा। लेकिन ये कि जैसा मैंने कहा कि ई कॉमर्स की जो डोमेस्टिक मार्केट है वो थोड़ा ग्रो करेगी, तो उससे शायद ये कुछ हद तक कॉम्पनसेट कर जाए।